Hello students, welcome to my YouTube channel English Scholars. In today's video lecture, we will read the poem by Robert Browning. The name of the poem is Rabbi Ben Ezra. Robert Browning was born in 1812 and he died in 1889. He was an important literary figure of Victorian English literature. He was a poet in the Victorian age who was highly regarded in his time. Now let's see what the poem. The poem is a glorification of old age and has been written from the standpoint of age. Old age is the best period of life and man should look forward to it. It brings wisdom, knowledge, dignity. Youth is a period of doubt and rebellion. Living for mere pleasure is foolish. In youth, man thinks pleasure is everything and tries to drown himself in it. He does not realize that youth is a preparation for old age, which is the best period of life. See, in this poem, Browning propounds his philosophy that old age is not at all something that can be said to be bad or that can be said to be of no use. Actually, young age and old age both has their own importance. युवावस्था में व्यक्ति समझता है कि जो आनंद है जीवन के वही सब कुछ है, और वृद्धावस्था में वो दोनों चीज़ों का महत्व समझता है. इसमें उसके पास विजडम, नॉलेज और डिग्निटी होती है जो युवावस्था में उसके पास नहीं होता है. तो युवावस्था और वृद्धावस्था दोनों का महत्व इस पोएम में बताया गया है. Rabbi Ben Ezra was first published in 1864. It has 192 lines and is the clearest expression of Browning's optimistic philosophy of life. इसमें ब्राउनिंग की जो फिलॉसफी है, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी दृष्टिकोण जो उनका है, उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है. वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स, गॉड और मैन, इनके बीच में जो रिलेशन है, भगवान और इंसान के बीच का जो संबंध है, उसको उन्होंने इस पोएम में बताया है. और ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति पूरी पोएम में बोलता है, और जो स्पीकर है इस पोएम में, जो बोलने वाला है, वो रबाई बेन इज़रा, और जिसका पूरा नाम अब्राहम इब्न इज़रा है. वो 12th सेंचुरी के 12वीं सदी के एक जूइश स्कॉलर थे और वो एक वास्तव में एक विद्वान व्यक्ति थे. उनके बारे में ये पोएम लिखी गई है. अब इस पोएम को हम पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पोएम के बारे में बता दूं. इस पोएम में उन्होंने वृद्धावस्था, ओल्ड एज के बारे में बताया है कि ओल्ड एज की क्या अच्छाइयाँ हैं, और वो ये भी कहते हैं कि युवावस्था की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो हमें दोनों की अच्छाइयों का उपयोग करना चाहिए. और जो जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य का जो उद्देश्य है वो, और गोल है उसका कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे, यानी आत्म साक्षात्कार करे, और ईश्वर के सामने वो जब जाए तो वो अपने जीवन को और उसके उद्देश्य को पूरा कर सके. और ये इसमें इस पोएम में बताया गया है. तो इस पोएम को आपको समझना है. बहुत ही सरल पोएम है. हालांकि ब्राउनिंग को ऑब्सक्योर कहा जाता है, कठिन कहा जाता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये एक बहुत सरल पोएम है. सिर्फ एक बात आपको समझनी है इसमें, ब्राउनिंग की फिलॉसफी क्या है. वो कहते हैं कि जो वृद्धावस्था है वो भी महत्वपूर्ण है और जो युवावस्था है वो भी महत्वपूर्ण है. एक सफल व्यक्ति वो है जो दोनों की अच्छाइयों का उपयोग कर लेता है और बुराइयों से बच जाता है. बस इस एक बात को आपको समझना है. पूरी पोएम में उन्होंने यही एक बात जो है वो कही है मुख्य रूप से. तो अब हम पोएम देखते हैं. ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ for which the first was made. Our times are in his hand, who say, a whole I plant, youth shows but half, trust God,
सी ऑल नोर बी अफ्रेड। अब देखिए, देखने में ये लाइनें ऐसे लगता है कि इनका क्या अर्थ है, लेकिन बहुत सरल है इनका अर्थ। ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी का मतलब है युवावस्था में जब व्यक्ति होता है तो उसे डर लगता है बुढ़ापे से। कवि कहते हैं कि बूढ़ा होने से मत डरो, तुम बूढ़े हो, क्योंकि जो बेस्ट पार्ट है लाइफ का वो वृद्धावस्था में ही हमें देखने को मिलता है। द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड। जीवन का अंतिम हिस्सा जिसके लिए फर्स्ट यानी फर्स्ट पार्ट कौन सा है, जो युवावस्था का है, उसको बनाया गया था जीवन के अंतिम हिस्से के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट युवा व्यक्ति बाद में होता है और बूढ़ा पहले होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले युवा होता है फिर वो बूढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि यही भगवान का प्लान है। वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति पहले जो जीवन के प्लेजर है, आनंद है, उनको भोग करे उनका, और उसके बाद वो जब बूढ़ा हो तब वो अपने अनुभव से और वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करे। आवर टाइम्स आर इन हिज हैंड, यहाँ पे एच कैपिटल है, तो एच यहाँ ये हिज जो है बोर्ड के लिए है। और भगवान क्या कहते हैं, ए होल आई प्लांट, यानी मेरा जो प्लान है वो होल है। होल यानी पूरा जीवन। यूथ शोज बट हाफ, युवावस्था इसका आधा हिस्सा है। ट्रस्ट गॉड सी ऑल नोर बी अफ्रेड, तो पूरे को देखो डरो मत, यानी ईश्वर के पूरे प्लान को देखो डरो मत। नोट दैट amassing flowers youth side, which rose make ours, which lily leave and then as best recall. Note that admiring stars it yearned nor Joe nor Mars, mine be some figured flame which blends transcends them all. युवावस्था में व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। उसे लगता है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, वो भी हासिल कर लूँ, सब कुछ मैं पालूँ इस जीवन में, पता नहीं क्या क्या मैं इस जीवन में हासिल कर लूँ। यानी एक एम्बिशन होता है उसके अंदर, एक तरह की और एक छटपटाहट, एक बेचैनी होती है। अमेजिंग फ्लावर्स, अमेजिंग वर्ड यहाँ इकट्ठे करने के लिए आया है, तो वो फूलों को इकट्ठा करता है। कौन सा रोज यानी गुलाब का फूल मैं लूँ या लिली का फूल मैं लूँ, तो वो कहने का मतलब ये जो फूल है यहाँ पे रोज और लिली, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। मैं जीवन में क्या क्या हासिल करूँ, ये उसके मन में और सवाल चलता रहता है। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और वो स्टार्स को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है उनकी। नोर जो नोर मार्स, जो और मार्स ये जो अलग अलग ग्रह हैं, तो वो व्यक्ति की जो एम्बिशन है वो इन ग्रहों से भी आगे तक चली जाती है। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति इन ग्रहों से दूर की भी सोचता है। आकाश में उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत उसकी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं हो जाती हैं। माइंड बी सम फिगर्ड फ्लेम, व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है। वो ये समझता है कि मेरी जो फ्लेम है, फ्लेम वर्ड यहाँ एम्बिशन के अर्थ में आया है, मेरी जो एम्बिशन है वो ट्रांसेंड देम ऑल, ये जितने भी तारे हैं इनसे आगे तक मेरी महत्वाकांक्षा जाती है। ट्रांसेंड का मतलब इनसे पार चले जाना। तो यानी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो इनसे भी संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे तो और भी बहुत कुछ जीवन में हासिल करना है। तो इन दो स्टेंजास में पोइट ने क्या कहा, वो कहते हैं कि ईश्वर का प्लान पूरा है और युवावस्था में व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करना चाहता है और उसकी महत्वाकांक्षा लिमिटलेस होती है, असीमित होती है। Not for such hopes and fears, annulling youth's brief years, do I remonstrate, folly white the mark, rather I prize the doubt, low kinds exist without, finished and finite clouds, untroubled by a spark. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि स्पार्क जिसमें नहीं होता है, स्पार्क का मतलब वैसे चिंगारी होता है, यहाँ ये उसी अर्थ में आया है जिस अर्थ में उन्होंने पहले कहा था एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो युवावस्था में महत्वाकांक्षा होती है वो गलत होती है। वो ये कहते हैं कि महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए। नॉट फॉर सच होप्स एंड फियर्स, एनलिंग यूथ्स ब्रीफ ईयर्स। एनल का मतलब होता है कट शॉर्ट, यानी कट करना, काटना, खत्म करना। जो युवावस्था के थोड़े से साल हैं उनको हम इन्हीं आशाओं में, इसी डर में और हम उन्हें खत्म कर देते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। रेमोन्स्ट्रेट का मतलब है पश्चाताप करना। फोली वाइड द मार्क,
Rather I prize the doubt, low kinds exist without. जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनमें और जो महान लोग होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? फोली उनमें अंतर होता है। फोली का मतलब है मूर्खता, यानी जो महान लोग हैं उनमें और घटिया लोगों में जो अंतर है वो मूर्खता का होता है। और उनमें क्या नहीं होता है? जो निम्न स्तर के लोग हैं उनमें स्पार्क नहीं होता है। फिनिश्ड एंड फाइनाइट क्लोड्स, यहाँ पे पोइट उनको कहते हैं कि वो क्लोड्स की तरह होते हैं। क्लोड यानी मिट्टी का ढेला। जैसे कोई मिट्टी का ढेला है, कोई पत्थर है, उसमें कोई स्पार्क नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो पोइट कहते हैं कि मैं तो उससे ज़्यादा बेहतर मानता हूँ जो उसमें महत्वाकांक्षा है। यानी जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी ही नहीं है, युवावस्था को वो पूरी तरह से वो जी नहीं पाएगा, अपने महत्वाकांक्षाओं को वो पूरा नहीं कर पाएगा, तो फिर वो आगे का जीवन यानी जो वृद्धावस्था है उसमें भी वो सफल नहीं होगा, अपने जीवन में अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएगा। तो वो कहते हैं कि महत्वाकांक्षा होना भी अच्छी बात है। तो इसके लिए वो कहते हैं मुझे कोई पछतावा नहीं है। Poor want of life indeed, were men but formed to feed on joy, to solely seek and find and feast. Such feasting ended then as sure an end to men. Arc scare the crowful bird, frets doubt the mock-ramed beast. Poor want of life indeed. Want of life, want का मतलब है hollowness यानी खोखलापन। ऐसे लोग जिनके जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं है उनका जीवन खोखला होता है। वर मैन बट फॉर्म टू फीड, वर मैन, वर यहाँ पे शुरू में लगा है तो यदि के अर्थ में आया है यहाँ पे ये। यदि व्यक्ति सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है, यानी जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? जॉय, आनंद लेना, सीक एंड फाइंड एंड फीस्ट, प्रयास करना, चीज़ों को हासिल करना, और फीस्ट यानी दावत उड़ाना, मज़े करना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? अगर ऐसा होता, सच फीस्टिंग एंडेड देन एज श्योर एन एंड टू मैन, तो जैसे ही ये फीस्टिंग एंड होती, यानी जैसे ही आनंद खत्म होता, आनंद खत्म होने का मतलब युवावस्था खत्म होती, तो वहीं पर मनुष्य के जीवन का भी अंत हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्क स्केयर द क्रॉपफुल बर्ड, क्या क्रॉपफुल बर्ड, क्रॉप जो यानी किसी पक्षी ने जिसने और पेट भर लिया, खाना खा लिया, क्रॉपफुल यानी उसने अपना जो भोजन है वो ले लिया, क्या उसे कोई चिंता होती है? अर्क केयर, क्या उसे कोई पीड़ा सताती है? फ्रेट्स डाउट द मोक-रैम्ड बीस्ट, और क्या कोई पशु जिसका मो का मतलब उसका स्टमक, पेट, जिसका पेट भरा हुआ है, क्या उसे कोई चिंता होती है? यानी जैसे पशु को, पक्षी को सिर्फ खाने की ही चिंता होती है, अगर मनुष्य भी सिर्फ खाने के लिए ही बना होता तो उसका जीवन खत्म हो जाता जब उसकी युवावस्था समाप्त होती। लेकिन ऐसा नहीं है। रिजॉइस वी आर अलाइन्ड टू दैट विच डू प्रोवाइड एंड नॉट पार्टेक, इफेक्ट एंड नॉट रिसीव, ए स्पार्क डिस्टर्ब्स आवर क्लाउड, नियरर वी होल्ड ऑफ गॉड। यानी पोइट कहते हैं रिजॉइस, हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि हम अलाइड हैं, यानी हम नज़दीक हैं। टू दैट, हम ईश्वर के नज़दीक हैं जो प्रोवाइड करता है यानी देता है, नॉट पार्टेक लेता नहीं है, इफेक्ट एंड नॉट रिसीव जो हमें देता ही है, लेने का भाव नहीं रखता है। स्पार्क डिस्टर्ब और क्लोड, हमारे इस मिट्टी के ढेले में, यहाँ क्लोड शब्द शरीर के लिए आया है, हमारे इस शरीर में एक स्पार्क है यानी एक एम्बिशन है, एक महत्वाकांक्षा है। नियर एवरी होल्ड ऑफ गॉड, हम ईश्वर के ज़्यादा करीब हैं। तो कवि कहता है कि हमें खुश होना चाहिए कि हम ईश्वर के नज़दीक हैं। Then welcome each rebuff that turns earth's smoothness rough, each sting that bids not sit nor stand but go. Be our joys 3 parts pain, strive and hold cheap the strain. Learn nor account the pang, dare never grudge the thought. For thence a paradox which comforts while it mocks. Shall life succeed in that it seems to fail?
What I aspired to be and was not comforts me. A brute I might have been, but would not sink in the scale. Then welcome each rebuff. Rebuff का मतलब है परेशानी, मुश्किलें। कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में थोड़ा दुख आता है, थोड़ी परेशानी आती हैं, तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। दैट टर्न्स अर्थ स्मूथनेस रफ, यानी पृथ्वी की जो स्मूथनेस है, जीवन बड़ा स्मूथ है। अगर परेशानी आती है तो थोड़ा थोड़ा वो रफ बनता रहता है, यानी उसमें कुछ रफनेस भी होनी चाहिए, इतना स्मूथ भी जीवन नहीं होना चाहिए। ईच स्टिंग दैट बिट्स, बिट का मतलब ऑर्डर, नॉर सिट नॉर स्टैंड बट गो, यानी परेशानी हमें आगे बढ़ाती हैं। वो हमें कहती है न तो सिट यानी बैठो, न स्टैंड यानी खड़े रहो, बट गो यानी चलते रहो। परेशानी अगर नहीं होगी तो हम बैठ जाएंगे पशुओं की तरह। जैसे पशु जो है खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आगे से आगे महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ाती है। तो परेशानियों का हमें स्वागत करना चाहिए। बी आवर जॉयज 3 parts पेन, हमारी खुशियों का तीसरा हिस्सा अगर पेन होता है यानी दुख होता है, तो हमें इससे कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। स्ट्राइव एंड होल्ड चीप दिस ट्रेन, जो भी तनाव है उसके लिए हमें स्ट्राइव करना चाहिए, यानी प्रयास करना चाहिए, और चीप मानना चाहिए उसको, यानी उसे सस्ता, यानी उसे हल्के में लेना चाहिए। लर्न नोर अकाउंट द पैंग, पैंग का मतलब है पेन। तो हमें दर्द को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। डेयर नेवर ग्रज द थॉट, यानी जो भी हमारे रास्ते में परेशानी आती है उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, ग्रज नहीं करना चाहिए। डेयर हिम्मत हमें करनी चाहिए। फॉर देंस ए पैराडॉक्स विच कम्फर्ट्स वाइल इट मॉक्स, अब एक पैराडॉक्स है, बहुत बढ़िया बात कही है पोइट ने। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। ये हमें हमारे साथ मजाक भी करता है और हमें आराम भी पहुंचाता है। यानी ये पैराडॉक्स हमारे लिए बहुत ही एक सूथिंग है, बड़ा कंफर्टिंग है, बड़ा आरामदायक है। शैल लाइफ सक्सीड इन दैट इट सीम्स टू फेल, जहां हमें लगता है कि जीवन में हम असफल हो गए, वास्तव में हम वहीं सफल होते हैं। देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है। अब ये कैसे है? वट आई एस्पायर टू बी एंड वॉज नॉट कम्फर्ट्स मी, जो मैं बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, अब मुझे वो अच्छा लगता है। देखिए वृद्धावस्था में, युवावस्था में व्यक्ति बहुत सारी चीजें पाना चाहता है, तो वो सोचता है हे भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। हर चीज अगर इंसान जैसे चाहता है वैसे होने लग जाए तो जीवन कैसा होगा? शायद अच्छा नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ मैं क्विकली। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसने कहा कि भगवान ने जो भी बनाया है सब गलत बनाया है। देखो कितने और ऊंचे पेड़ के ऊपर खजूर लगाए हैं, और देखो कितनी पतली सी बेल है, उसके ऊपर तरबूज लगा दिया। तो एक व्यक्ति उसके साथ चल रहा था, उसने कहा कि देखो भगवान ने सब सोच समझ के किया है, लेकिन वो नहीं माना। थोड़ी दूर वो गए तो वो एक पेड़ के नीचे सो गए। खजूर का पेड़ था, ऐसे आराम करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक खजूर वहाँ से गिरा ऊपर से उसके सर पे। तो पास वाले आदमी ने कहा अगर यहाँ इस पेड़ से खजूर की जगह तरबूज गिरता तो बोला हाँ यार भगवान ने लगाया तो सही है, तरबूज होता तो मेरे सर पे गिरता तो कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर होता। तो भगवान ने जो किया है वो कुछ ना कुछ सोच के किया है। ये फिलॉसफी है ब्राउनिंग की। इस पोएम में उन्होंने यही बताया है, जो हम बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, वो हमें शुरुआत में बड़ा और ख़राब लगता है, लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि ऐसा यही होना चाहिए था और ये सही है। ए ब्रूट आई माइट हैव बीन, अगर हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो हम ब्रूट यानी एक पशु के समान हो जाएंगे। बट वुड नॉट सिंक इन द स्केल। अब देखिए स्केल का मतलब यहाँ पे है, स्केल यानी पैमाना, एक मापदंड, मापक। तो एक मापदंड है जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे नीचे पत्थर है, उसके ऊपर पशु है, फिर इंसान है, फिर देवता है, फिर भगवान है। तो हम जितना नीचे गिरते हैं तो पशु बन जाते हैं, ऊपर उठते हैं तो भगवान की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम पशु होंगे तो हम सिंक इन द स्केल, सिंक का मतलब डूबना, नीचे गिरना, तो हम धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाएंगे, पशु बनते चले जाएंगे। चलिए
What is he but a brute whose flesh has soul to suit, whose spirit works lest arms and legs won't play? To man propose this test, thy body at its best. How far can that project thy soul on its lone way? इंसान का जो एक मापदंड होता है, उसका टेस्ट क्या है कि उसने जीवन में कितनी प्रोग्रेस की। देखिए, सॉल और फ्लैश, आत्मा और शरीर, पोइट कहते हैं ये दोनों जरूरी हैं। व्हाट इज ही बट ए ब्रूट व्हिच फ्लैश हैज सोल टू सूट, यानी वह व्यक्ति जिसके पास और सिर्फ सोल है, फ्लैश है, सोल नहीं है, यानी आत्मा नहीं है, वो सिर्फ एक पशु है। यानी जैसे अपने एक वो कहावत है ना कि साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी जिसके पास संगीत विद्या ये सब नहीं है वो पशु के समान है। वैसे ही पोइट कह रहे हैं कि जिसके पास सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है, वो पशु के समान है। टू मैन प्रपोज दिस टेस्ट, दाई बॉडी एट इट्स बेस्ट। शरीर हमें कितनी दूर ले जा सकता है, यानी हमारी आत्मा के बिना शरीर हमें कहाँ तक ले जा सकता है, इसका हमें टेस्ट करना चाहिए। Yet gift should prove their use. I own the past profuse. लेकिन जो गिफ्ट हमें मिले हैं, यानी ईश्वर ने जो भी दिया है, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, उसका भी उपयोग है। I own the past profuse, यानी पास्ट से मुझे बहुत कुछ मिला है। Of power each side perfection every turn, हर तरफ परफेक्शन है। Eyes ears took their doll, आंखें कान सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना काम है। ब्रेन ट्रेजर्ड ऑफ द होल, दिमाग जो है वो सब चीजों को याद करता है, ट्रेजर करके रखता है। शुड नॉट बी हार्ट बीट वंस, हाउ गुड टू लिव एंड लर्न, क्या हमारा दिल एक बार भी ये नहीं कहता कि जीना और सीखना कितना अच्छा है, यानी क्या हमें ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि उसने हमें जीवन दिया और सीखने का मौका दिया। तो नॉट वंस बीट प्रेज बी दाइन, आई सी द होल डिजाइन, क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए प्रेज बी दाइन, हे ईश्वर तुम्हारी प्रशंसा करता हूं मैं, आई सी द होल डिजाइन, मैं तुम्हारे पूरे प्लान को देख रहा हूं। आई हु सो पावर सी नाउ लव, पहले युवावस्था में व्यक्ति सिर्फ पावर देखता है, शक्ति देखता है, लेकिन वृद्धावस्था में पोइट कहते हैं वो लव को भी देखता है, प्यार को भी देखता है। परफेक्ट आई कॉल दाई प्लान, और फिर उसे लगता है कि ईश्वर का जो प्लान है वो परफेक्ट है। थैंक्स दैट आई वॉज ए मैन, थैंक गॉड दैट यू मेड मी ए मैन, मेकर रीमेक कंप्लीट, ईश्वर क्या करता है, बनाता है, दोबारा बनाता है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी जब तक इंसान का पूरा विकास नहीं होता है तब तक वो उसे दोबारा बार बार बनाता रहता है। आई ट्रस्ट व्हाट दाउ शैल डू, जो भी तुम करोगे मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फॉर प्लेजेंट इज दिस फ्लैश, क्योंकि मुझे ये शरीर जो है ये भी बड़ा सुहावना, बड़ा ही आनंददायक लगता है। तो आज हम इस पोएम को यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इस पोएम को पूरा पढ़ेंगे। थैंक्स।